93,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। एक ऐसा पल जिसने इस जंग के अंजाम को दुनिया के सामने। सोचिए, सिर्फ 13 दिन और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभर आया। ये कहानी है 20वीं सदी के सबसे छोटे लेकिन सबसे निर्णायक युद्धों में से एक की, जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, 93,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। एक ऐसा पल जिसने इस जंग के अंजाम को दुनिया के सामने साफ कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक जंग जो मुश्किल से 2 हफ्ते चली एक पूरे के पूरे नए देश को जन्म दे सकती है? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस बुनियाद तक, उस दरार तक जिसने एक देश को 2 टुकड़ों में बांट रखा था। देखिए, 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वो एक भौगोलिक अजूबा था। उसके 2 हिस्से थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, और दोनों के बीच में 1000 मील से भी ज्यादा भारतीय जमीन थी। ये एक ऐसा बंटवारा था जो शुरू से ही अस्थिर था। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी ने इसे क्या खूब कहा था कि ये एक ऐसा देश था जिसके 2 पंख थे, जो 1000 मील दूर थे, बिना शरीर के 2 पंख, जिन्हें शायद भगवान के सिवा कोई और चीज नहीं जोड़ती थी। ये लाइनें उस देश की बुनियादी कमजोरी को साफ दिखाती हैं। पर यह बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, दरारें तो बहुत गहरी थी। पश्चिम में उर्दू का बोलबाला था तो पूरब में बंगाली भाषा और संस्कृति की पहचान। सारी राजनीतिक ताकत, सेना और प्रशासन पश्चिम के हाथों में था और ज्यादातर पैसा भी वहीं लगता था। वहीं दूसरी तरफ पूरब में लोग आर्थिक तंगी और भेदभाव का सामना कर रहे थे। मतलब ये एक नाम के नीचे बंधी 2 अलग-अलग दुनियाएं थीं। तो फिर वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने इस सुलगते हुए तनाव को एक धधकती आग में बदल दिया? चलिए देखते हैं कि कैसे एक राजनीतिक संकट एक भयानक मानवीय तबाही में तब्दील हो गया। वो चिंगारी थी 1970 का आम चुनाव। पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग, जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उसने जबरदस्त बहुमत से चुनाव जीत लिया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता ने पावर देने से साफ इनकार कर दिया और बस उसी पल मुजीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया, ये संघर्ष अब हमारी मुक्ति, हमारी आज़ादी के लिए है। माहौल पूरी तरह तैयार हो चुका था। और फिर वो रात आई, 25 मार्च 1971। पाकिस्तानी सेना ने बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए एक क्रूर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। इसका कोड नेम था ऑपरेशन सर्चलाइट। तबाही का मंजर इतना भयानक था कि टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड बैंक की एक टीम के हवाले से लिखा कि कुछ शहर तो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी न्यूक्लियर हमले के बाद की सुबह हो। ये शब्द उस वक्त की भयावहता को बताने के लिए काफी हैं। इस हिंसा से बचने के लिए लाखों की तादाद में लोग अपनी जान बचाकर पड़ोसी देश भारत में आने लगे। एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो गया। अब ये सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या नहीं रह गई थी, ये एक क्षेत्रीय संकट बन चुका था, जिसके केंद्र में अब भारत भी आ गया था। और यहीं से कहानी का रुख जंग के मैदान की तरफ मुड़ता है। देखते हैं भारत की वो बिजली की रफ्तार वाली रणनीति जिसने सिर्फ 13 दिनों में इस पूरे संघर्ष का नतीजा तय कर दिया। भारत का मकसद बिल्कुल साफ था। इससे पहले कि दुनिया के बड़े देश दखल दें और युद्ध विराम का दबाव डालें, एक तेज और निर्णायक लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराना। प्लान था एक साथ 3 तरफ से हमला करके पाकिस्तानी सेना को घेरना। इस रणनीति को आप एक ब्लिट्जक्रीग कह सकते हैं, मतलब बिजली की तरह तेज हमला। इसके 3 मुख्य हिस्से थे। पहला, हवा पर कब्जा करो, दूसरा, समंदर को ब्लॉक करो, और तीसरा, सीधे राजधानी की तरफ दौड़ लगाओ। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहला कदम, हवा पर कंट्रोल। भारतीय वायुसेना ने बहुत तेजी से पूर्वी पाकिस्तान के आसमान पर अपना दबदबा कायम कर लिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स को लगभग बेअसर कर दिया गया। कई बार तो उनके विमानों को जमीन पर ही तबाह कर दिया गया। इस हवाई जीत ने जमीन और समंदर में भारतीय सेना के लिए रास्ता साफ कर दिया। उसी समय समंदर में भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी। मतलब ना तो कोई मदद अंदर आ सकती थी, ना कोई बाहर भाग सकता था। और पश्चिम में ऑपरेशन ट्राइडेंट ने कराची में पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। बंगाल की खाड़ी में भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर
INS विक्रांत एक दीवार की तरह खड़ा था। और अब तीसरा मोर्चा, जमीन पर। भारतीय सेना ने कई दिशाओं से राजधानी ढाका की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू किया। इसमें उनकी मदद की मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों ने। ये स्थानीय बंगाली गेरिलास थे जो अपनी जमीन को अच्छी तरह जानते थे, जरूरी खुफिया जानकारी देते थे और पाकिस्तानी सेना को उलझाए रखते थे। वे इस लड़ाई के असली हीरो थे। तो इस जबरदस्त 3 तरफा हमले का अंतिम नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि कैसे इस जंग की राख से एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। 16 दिसंबर 1971। सिर्फ 13 दिन की लड़ाई के बाद सब कुछ खत्म हो गया। चारों तरफ से घिरी, दुनिया से कटी हुई पाकिस्तानी सेना के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे तेज और सबसे निर्णायक जीतों में से एक थी। और इसी आत्मसमर्पण के साथ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का अंत हुआ। दुनिया के नक्शे पर एक नए आजाद देश का जन्म हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। इस युद्ध के बाद के असर बहुत गहरे थे। इसने न सिर्फ 93,000 युद्धबंदियों के साथ दूसरा विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर देखा, बल्कि इसने दक्षिण एशिया में शक्ति के संतुलन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। इस निर्णायक जीत ने भारत को एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। तो आज 50 से भी ज्यादा साल गुजर जाने के बाद ये 13 दिन की जंग हमें क्या सिखाती है? ये हमें देशों के बनने, युद्ध की कीमत चुकाने और आज़ादी की कभी न खत्म होने वाली ताकत के बारे में क्या बताती है? ये वो सवाल हैं जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं।